हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिब और ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2012 का सोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसके अंदर आपसे बोला गया है कि साइक्लोपेंटेनोन ऑन रिएक्शन विद आइसोप्रोपाइलअमीन वुड प्रोड्यूस व्हाट। जो साइक्लोपेंटेनोन होता है, साइक्लोपेंटेनोन होता है कि एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके ऊपर एक डबल बॉन्ड ओ लगा है। इसको जब मैं आइसोप्रोपाइल अमीन से ट्रीट करवाता हूँ, आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप हो गया जहाँ पे अमीन लगा है, आइसोप्रोपाइल अमीन से ट्रीट करवाता हूँ तो क्या बनेगा, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा बेसिकली। तो साइक्लोपेंटेनोन एक कार्बोनाइल कंपाउंड है और NH2 जो है यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी अमीन है। दिस इज अ प्राइमरी अमीन। जब प्राइमरी अमीन होती है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात को अभी से सोच लेना, इस बात का अभी से दिमाग में डाल लेना इस बात को कि जब आप एक कार्बोनाइल ग्रुप को एक प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट कराते हो तो वाटर लॉस के बाद आपके पास जो जनरेट होता है वो सीधा जनरेट हो जाता है डबल बॉन्ड के साथ N, और आपके पास ये जनरेट हो जाता है। मतलब कि बेसिकली आपको O को हटा के N लगा देना उसकी जगह पे। इसका जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल है कि आप इस N को यहाँ पे पहले अटैक करवाओगे न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियो एडिशन के बाद होने को ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे वाटर लॉस हो जाएगा और आपके पास ये जनरेट हो जाएगा। वेरएज मान लो यहाँ पे कोई सेकेंडरी अमीन होता, मान लो कि मैंने R2NH की बात करो, दिस इज सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कंपैरिजन करवा देता हूँ ताकि आप कभी भूलें ना। अगर आपके पास एक साइक्लो या फिर साइक्लो नहीं, आपके पास एक एसीटोन है यहाँ पे, मैं इसको पहले R NH2 के साथ ट्रीट करवाता हूँ और फिर मैं इसको ट्रीट कराता हूँ R2NH के साथ। जो RNH2 के साथ प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो डबल बॉन्ड N R ऐसे बन जाएगा मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँ तो मेरे पास ऐसा ही बनना चाहिए, डबल बॉन्ड N R और R बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि H तो इजीली निकल सकता है H पॉजिटिव, लेकिन R तो नहीं निकल सकता है, तो दिस विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज नाउ। अब मेरे पास ऊपर वाली जो चीज़ बनी है दिस इज कॉल्ड इमीन, दिस इज कॉल्ड इमीन, वेयर एज द बिलो थिंग दैट हैज फॉर्म्ड इज कॉल्ड इनअमीन। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा बेस भी आएगा तो एक H को यहाँ से स्टार्ट करके इसको ऐसे ही फेंक देगा। जब ये ऐसा करेगा तो आपके पास जो चीज़ जनरेट होगी वो आएगी NR2 और आपके पास डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड जब इस साइड आ गया आपके पास तो ये क्या इन है, ये अमीन है, तो दिस इज कॉल्ड इन अमीन, दिस इज कॉल्ड इनअमीन। और इनअमीन बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, ये आपकी अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करवाने के काम आती है चीज़ों को। तो इनअमीन इज अ गुड थिंग, आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स के चैप्टर के अंदर पढ़ते हो ये। तो प्राइमरी अमीन के साथ इमीन बनता है और सेकेंडरी अमीन के साथ इनअमीन बनता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अमीन था तो आपके आंसर जो आएगा वो इमीन आएगा, आपके पास इमीन आएगा। ओके, तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर फॉर एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ डिपिक्ट करती है, तो अगर मैं कहूँ, हमने पढ़ा है एस्पिरिन किससे बनता है। एस्पिरिन बेसिकली सैलिसिलिक एसिड से बनता है, सैलिसिलिक एसिड की एसाइलेशन करवा के बनता है, हमने ये बात अभी पिछले पेपर में भी करी थी। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे होना क्या चाहिए, एक सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, कोई भी सैलिसिलिक एसिड जो होता है आपके पास, इसकी एसाइलेशन जब मैं कराता हूँ तो बेसिकली आपके पास एस्पिरिन बन जाता है। और एस्पिरिन दिखने में कैसा होता है कि आपके पास OCOCH3 होता है उसके पास, और यहाँ पे क्या होता है COH होता है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो बी ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा मेरे क्राइटेरिया से, बिल्कुल बी ऑप्शन मैच कर जाएगा, जहाँ पे OCOCH3 और COH साथ साथ पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सॉरी। तो आपके पास एक बेंजाइन दिया हुआ है, नाइट्रीन दिया हुआ है, कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट वो होती है, जैसे मान लो आपने एक सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट में आपने एक रिएजेंट डाला, इस रिएजेंट से रिएक्ट होकर सबसे पहले ये इंटरमीडिएट या फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। मतलब दोनों अलग चीज़ें हैं लेकिन यहाँ इनमें से एक भी कोई भी चीज़ बना सकता है, और फिर ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना देगा। अगर इसकी बातें करूँ कि इंटरमीडिएट कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो आपके पास कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, कार्बन मतलब कि आपके पास कार्बीन हो सकता है, आपके पास नाइट्रीन हो सकता है, उसके बाद आपके पास बेंजाइन हो सकता है, और आपके पास फ्री रेडिकल हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। तो ये 6 टाइप के इंटरमीडिएट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन और फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे आपके पास बेंजाइन, नाइट्रीन दिया हुआ है, कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक एलीन ऐसी चीज़ है जो कि एक इंटरमीडिएट नहीं है। ऑब्वियसली एलीन तो आपके पास होता है जब आप क्यूमुलेटेड डाइंस ड्रॉ करते हो ना, क्यूमुलेटेड डाइंस ड्रॉ करते हो कि मैंने C डबल बॉन्ड C ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ H लगा दिया अगर मैंने, तो दिस इज एन एलीन और दिस इज नॉट अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन एनी केस, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं है कोई। उन्होंने बोला कार्बन एटम कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड। जब भी कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड होता है, A B C D,
जब भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो हम उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ये तो बहुत ही स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि कायरल कार्बन बोलते हैं कार्बोनेटिक कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब कोई इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। आगे आने वाले पेपर्स में एक आएगा जहाँ पे आपको प्रो कायरल को डिटेक्ट करना होगा, उनके बारे में मैं बताऊंगा, पर आगे आने वाले पेपर्स में आएगा वो। इन्होंने बोला एन ई ओलिफिन विच इज़ अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड इज ऑलवेज व्हाट। अब इसको थोड़ा समझने के लिए पुरानी नॉलेज चाहिए। आपके पास आपने पढ़ा होगा कि ये सिस चीज़ है, ये सिस चीज़ है ये सिस है, और आपके पास ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये चीज़ ट्रांस है, जहाँ पे आपके पास CH3 ऑपोजिट साइड पे है। तो दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। ये तो आपने इजीली बता दिया क्योंकि आपने सेम ग्रुप सेम साइड पे देख लिया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको पता करके बताओ कि ये सिस है या ट्रांस है, FCl Br और I, तो आप कहोगे कि ना ये सिस है ना ये ट्रांस है, तो ये क्या है? आप इसको रिप्रेजेंट करते हो वाया E और Z नॉमेनक्लेचर, जो कि आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चैप्टर के बाद, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक के बाद। इसको भी CIP रूल लगा के फॉलो करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर वाला क्राइटेरिया इसके अंदर लगाते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने जैसे यहाँ पे मेरे पास एक F है, Cl है और Br है और I है। मैं क्या करूँगा, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इस साइड पहले प्रायोरिटी देना शुरू करूँगा। Cl और F में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? Cl का ज़्यादा है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। इधर वाली साइड में आयोडीन और ब्रोमीन में से किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है? आपको पता है कि आयोडीन हैज़ मोर एटॉमिक नंबर देन ब्रोमीन। तो 1 और 1 सेम साइड पे हैं तो हम क्या कहेंगे? दिस इज Z। अगर यहाँ पे डिफरेंट साइड पे होते तो हम बोलते E, बट 1 और 1 सेम साइड पे हैं तो हम क्या कहेंगे? Z है ये आपके पास, या आपके पास Z है। तो अब इन्होंने बोला है कि जो E ओलिफिन होता है विच इज अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट, क्या वो हमेशा सिस होता है, क्या वो हमेशा ट्रांस होता है? तो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, मैंने यहाँ पे भी एक CH3 लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक Cl लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक अब मैंने यहाँ पे एक H लगा दिया। मैंने आपसे बोला कि फाइंड आउट वेदर इट्स सिस और नॉट। इट्स सिस, ये सिस है, ये बिल्कुल सिस है। लेकिन मैंने कहा फाइंड आउट वेदर इट इज़ E और Z। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लाइन बनाई, यहाँ पे नेमिंग करना शुरू किया, ये फर्स्ट एटॉमिक नंबर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर, और आपके पास इस साइड से ये फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर। तो ये क्या हो गया? E एल्कीन हो गया, E एल्कीन हो गया। वैसे वहाँ से सिस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? E एल्कीन आया है। और अगर मैं किसी और एग्जांपल की बात करूँ, मैं मान लो एक ट्रांस एल्कीन ही ले लेता हूँ, अगर मैं इसका E और Z नॉमेनक्लेचर करूँगा तो मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास जो सीन आना चाहिए, मान लीजिए अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट लेता हूँ मैं, तो मैंने ये ले लिया CH3 C और डबल बॉन्ड C, और आपके पास मैंने ले लिया CH3 ले लिया यहाँ पे, और मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 नहीं, मैंने यहाँ पे कार्बन से नीचे एटॉमिक नंबर किसका होता है आपके पास? बोरॉन का होता है नॉर्मली, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो आपके पास बोरॉन का होता है। अगर मैं एक बोरॉन का ग्रुप लगा देता हूँ, मान लीजिए बोरॉन का ग्रुप लगा दिया, और मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, और मैंने यहाँ पे अब H लगा दिया। जब मैं इसको नेमिंग करना शुरू करूँगा तो वैसे ही आपको सिस दिख रहा है, लेकिन आपके पास ये वाला पार्ट, अगर मैं इसमें E और Z नॉमेनक्लेचर करूँगा, मैं इसमें अगर E और Z नॉमेनक्लेचर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? आपके पास 1 इस साइड का आ जाएगा और आपके पास 1 इस साइड का आ जाएगा। सिस में क्या है? अब Z आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऊपर सिस में E आ गया, फिर अब नीचे वाले में सिस में Z आ गया। उसके बाद मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जब मैं कोई और एग्जाम्पल लूँगा तो मान लीजिए मैंने अब नीचे वाले टाइप का ही कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नीचे वाले टाइप को कुछ बना देता हूँ, CH3C, और आपके पास यहाँ से मैंने अब CH3 ये ले लिया और यहाँ से मैंने बोरॉन का वाला यहाँ पे लगा दिया और ये कर दिया मैंने। अब तो ये क्या है? ट्रांस बन गया, और ट्रांस पे ये, अब मैं इसका E और Z निकालूंगा तो ये ऊपर वाला 1 और नीचे वाला यहाँ पे नीचे वाला 1, तो ये क्या हो गया? E आ गया। तो कभी सिस E आ रहा है, कभी ट्रांस E आ रहा है, कभी सिस आपका Z आ रहा है, कभी ट्रांस Z आ रहा है। तो इट एक्चुअली डजेंट मैटर कि आपका कौन सा वाला कंपाउंड है, यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड है आपके पास, सिस है या ट्रांस है, डजेंट मीन कि वो E या फिर Z होगा, आपके पास। तो इट कैन बी सिस, इट कैन बी ट्रांस, इट कैन बी सिस, इट कैन बी ट्रांस। अगर आपका E ओलिफिन है आपके पास अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, कैन बी E और इट कैन बी सिस और इट कैन बी ट्रांस। उसके बाद अगर हम कहें तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वो होती है जब आपके पास बेंजीन रिंग है या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जो एक इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ लेता है जाके ऐसे, और फिर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो होती है। तो ये नॉर्मली आपने नाइट्रेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन सब में देखी जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है, अगर बेंजीन जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उतना ज़्यादा वो अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो कर पाएगी। तो इस केस के अंदर अगर मैं कहूँ तो आपके क्या क्या, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एसीटोफिनोन, बेंजीन, ये चार चीज़ें आपके पास, मैं चारों को बनाता हूँ यहाँ पे। आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, उसके बाद क्या है आपके पास बेंजोइक एसिड, उसके बाद क्या है आपके पास एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन है आपके पास, एसीटोफिनोन ये होता है, उसके पास क्या है आपके पास बेंजीन है। इन सब में अगर मैं देखूं तो ऊपर वाला जो ग्रुप है हर एक में -m ग्रुप है, हर एक में -m ग्रुप है, -m मतलब कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, और अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि आपके पास सिर्फ बची हुई कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग ही ऐसी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत बचे हैं। एंड 10 मैं क्या कहूँगा कि बेंजीन इन सब में से फास्टेस्ट रिएक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सब जगहों पे -m ग्रुप्स लगे हुए हैं, सब जगहों पे -m ग्रुप्स लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला विच ऑफ द एल्कीन्स कैन एग्जिस्ट एज E एंड Z आइसोमर्स, E और Z आइसोमर्स की तरह कौन सी एग्जिस्ट कर सकती है। तो E और Z आइसोमर्स की तरह तभी कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी जब वो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट होगी दोनों जगह से। मान लो मैंने यहाँ पे ए ग्रुप लगा दिया, AA, यहाँ पे मैंने लगा दिया C और D। तो अगर ये ए ग्रुप यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो मैं इनमें से प्रायोरिटी कैसे असाइन करूँगा, आई कैन नॉट असाइन 1 और 2, आई कैन नॉट असाइन 1 और 2, क्योंकि प्रायोरिटी असाइन ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे एल्कीन्स कभी भी E और Z आपका शो नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे एल्कीन्स आपका सिस और ट्रांस भी शो नहीं कर सकते हैं। तो E और Z अगर मैं देखूँ तो ये वाला ग्रुप कतई E और Z शो नहीं कर सकता, ये भी शो नहीं कर सकता। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास अगर मैं दोनों को बनाता हूं, इस जगह पे आप देखोगे ये वाला कार्बन जो है जिसके पास डबल बॉन्ड है, ये CH3 और CH3 दोनों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी AA ग्रुप लगे हैं, तो आप इसके अंदर भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपके पास A ऑप्शन बचता है जिसके अंदर आप E और Z देख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे एज सच दो ग्रुप सेम नहीं होंगे एक जगह पे, तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। तो A ऑप्शन आपके पास आंसर बन जाता है। आगे 81th क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज शॉर्टेस्ट CC बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट CC बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होती है, कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट किस में होगी, शॉर्टेस्ट उसके अंदर होगी जिसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर होता है, बेसिकली सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर होता है, आप उससे भी जज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं C2H2 को देखूँ, C2H6 को देखूँ, C2H6 क्या होता है आपके पास CH3 और CH3, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ काफ़ी अच्छी लंबी खासी होती है। यहाँ पे भी Cl CH2 CH2 Cl है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर अच्छे से बॉन्ड लेंथ काफ़ी अच्छी हो सकती है CC की। मैं CH3 CH2 OH की बात करूँ, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बॉन्ड लेंथ हो सकती है, आपके पास sp3 है सारा का सारा सिस्टम। C2H2 की बात करूँ तो ये होता है आपका C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, मतलब कि यहाँ पे S कैरेक्टर आपका 50% आ गया, बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो B ऑप्शन की शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी, यहाँ पे B ऑप्शन की शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। 82 की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बेंजीन यूजिंग व्हाट। जब आप बेंजीन में से कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ जाए, तो आप कौन सी रिएक्शन कर रहे हो, वो ये पूछना चाहता है नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए। तो आप इसके अंदर क्या डालोगे, HNO3 H2SO4 डालोगे आप इसके अंदर, आपको पता है नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। तो HNO3 H2SO4 करता क्या है, ये NO2 पॉजिटिव को जनरेट करता है और NO2 पॉजिटिव जाके इससे मिल जाता है, और जब NO2 पॉजिटिव मिल जाता है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास फिर एक जगह NO2 और H लगे होते हैं और दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हो गई यहाँ पे, एक 6 मेंबर रिंग के अंदर पूरी एरोमेटिसिटी वो लूज हो गई, तो H यहाँ से चला जाएगा वापस एरोमेटिसिटी को लाने के लिए, और आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास अब NO2 लग जाएगा। तो आपके स्टार्टिंग में NO2 पॉजिटिव आया था, उसने H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया है एज सच, तो आपका सब्स्टिट्यूशन हुई है, लेकिन हुई किसकी है, इलेक्ट्रोफाइल की हुई है। NO2 पॉजिटिव भी एक इलेक्ट्रोफाइल था, आपके पास H पॉजिटिव भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। उसके बाद उन्होंने बोला एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट्स IR बैंड एट 2 to 4 सेंटीमीटर इनवर्ड्स एंड इट्स हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स इन ऑर्गेनिक एसिड। किसी चीज़ की हाइड्रोलिसिस करके ऑर्गेनिक एसिड मिल रहा है मेरे को, अगर मैं नॉर्मली देखूं तो इन सब में से किसी की भी हाइड्रोलिसिस कर लो, आपको ऑर्गेनिक एसिड ही मिलेगा,
आपके पास अगर एस्टर है, मान लो एस्टर है, CH3 डबल बॉन्ड O OCH3, ये एक एस्टर है। अगर मैं इसको H+H2O के साथ ट्रीटमेंट करता हूँ तो ये रिएक्शन दोबारा रिवर्स जा सकती है और आपके पास एसिड मिल जाएगा, और आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास एसिड मिल जाएगा और आपके पास दूसरी चीज़ अल्कोहल मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करता हूँ, सपोनिफिकेशन रिएक्शन आपने सुनी होगी, तो ये क्या होगा, ये जाएगा ऊपर जाएगा वापस आएगा और ये OCH3 बाहर निकल जाएगा। बेसिकली आपके पास CH3 डबल बॉन्ड O OH और आपके पास CH3 OH निकल जाएगा। तो ये क्या है, एक स्टेरिफिकेशन की ऑपोजिट रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो गई है आपकी। तो आप किसी भी चीज़ की हाइड्रोलिसिस करा लो, इनमें से आपको एक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बहुत ज़रूरी था ये पता होना कि 2 to 4 5 सेंटीमीटर इनवर्स पे कौन सा IR बैंड शो करता है। तो आपके पास जो नाइट्राइल होता है, आपके पास जो नाइट्राइल होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल ग्रुप 2 to 4 5 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपके पास वैल्यू शो करता है। इनफैक्ट 2 to 40 से लेकर 2 to 60 के बीच में शो करता है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। ये तो बिल्कुल ही एक क्रैमिंग वाला चीज़ थी कि आपको IR के वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे। आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स इज मोस्ट हाईली आयनाइज्ड इन वाटर। कौन सा पानी के अंदर जाके सबसे ज़्यादा आयनाइज हो सकता है। आयनाइज मतलब कि बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है हर जगह पे, तो इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले किस में ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, COO नेगेटिव और आपका H पॉजिटिव ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। तो मेनली उन्होंने पूछा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, मेनली उन्होंने यही पूछा क्योंकि आयनाइजेशन पूछी, आयनाइजेशन तो एसिड की हो सकती है यहाँ पे, और किस चीज़ की हो सकती है, तो आयनाइजेशन एसिड की हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइज कौन सा करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इंडक्टिव इफेक्ट का सीन, तो मेरे पास इस जगह पे CH3CH2 एक इथाइल ग्रुप लगा है, ऊपर वाले पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, नीचे वाले पे एक ग्रुप लगा है, इधर भी एक ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी 2 Cl लगे, यहाँ पे भी 2 Cl लगे, लेकिन ये Cl पास में लगे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा एसिडिक बना देंगे मेरी चीज़ को। ये जो बना रखी हैं मेरे पास वो कुछ ऐसे बना रखे हैं, Cl और आपके पास COOH, और बेसिकली जो C वाला ऑप्शन बना रखा है वो कुछ ऐसा बना रखा है, कि CH CH2 COOH। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और दो क्लोरीन ऐड कर रहे हैं Cl के तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने को। तो आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि -I ग्रुप जो होता है वो मेरी एसिडिटी को इंक्रीज करता है, -I ग्रुप मेरी एसिडिटी को इंक्रीज करता है। उन्होंने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ 1 नाइट्रोनैफ्थलीन गिव्स व्हाट, 1 नाइट्रोनैफ्थलीन की ऑक्सीडेशन क्या देती है। अगर मैं करूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात, तो ऑक्सीडेशन नॉर्मली जो ये बेंजीन्स और ये नैफ्थलीन्स वगैरह के आप करवाते हो विगरस कंडीशंस के अंदर, वो आप कराते हो विद हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 से आपकी ये काम होता है, एसिडिफाइड KMnO4, हॉट KMnO4, इनसे ये काम होता है। तो बेसिकली अगर मैं मान लो कि लिया एक नाइट्रोनैफ्थलीन ले लिया मैंने, तो ये आ गया NO2 ग्रुप, ये नाइट्रोनैफ्थलीन हो गया। अब जब मैं KMnO4 से ट्रीट कराऊंगा, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब वो किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा, इस रिंग्स को ऑक्सीडाइज करेगा। रिंग वो वाली ऑक्सीडाइज होगी, जब आपके पास फ्यूज्ड रिंग्स होती है तो वो वाली रिंग ऑक्सीडाइज होती है जो रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस तो वही करेगा ना जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये वाली रिंग अपने पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी, ये इतनी ज़्यादा विगरस कंडीशंस में होगी कि ये पूरी की पूरी रिंग ब्रेक हो जाएगी। आपके पास जैसी रिंग ब्रेक होगी तो आपके पास फॉर्म क्या होगा, आपके पास फॉर्म हो जाएगा NO2, और आपके पास यहाँ पे COH लग जाएगा और यहाँ पे भी COH लग जाएगा आपके पास। तो ये 3 नाइट्रोथैलिक एसिड बन जाएगा। इसके अगर मैं और एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ आपको, तो आपके पास मान लो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो आप किसी भी चीज़ की, जहाँ पे आपके पास कितना भी बड़ा ग्रुप लगा है, यहाँ पे कितना भी बड़ा ग्रुप लगा है, जैसे ही आप इसकी KMnO4 की प्रेजेंस में एक स्ट्रॉन्ग विगरस कंडीशंस के अंदर ऑक्सीडेशन कराओगे, आपके पास ये सारा का सारा टूट के यहाँ पे COH लग जाएगा। इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी एक मतलब कि वो होती है, क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास यहाँ इस वाली पोजीशन के ऊपर H होना ज़रूरी है, बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर H होना बहुत ज़रूरी है। अगर H नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कि आपके पास इस वाले एग्जाम्पल के अंदर स्पेसिफिक ये रिएक्शन नहीं होगी कि अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल यूज़ किया तो कि यहाँ पे कोई H नहीं है, तो यहाँ पे KMnO4 के साथ ये नो रिएक्शन शो करेगा। और मैंने आपको बोला कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग जो होती है वो वाली आपकी टूटती है हमेशा। तो नाइट्रो वाले केस के अंदर जो लेफ्ट वाली रिंग थी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच थी आपके पास। तो ये 3 नाइट्रोनैफ्थलिक थैलिक एसिड आ गया आपके पास, 3 नाइट्रोथैलिक एसिड आ गया। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एन अमाइड विद Br2 एंड एल्कली गिव्स व्हाट,
हॉफमैन ब्रोमोवाइड डिग्रेडेशन जो होती है, हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमोवाइड रिएक्शन जो होती है बेसिकली क्या होती है, आप एक अमाइड ले लो, एक अमाइड ले लो। अमाइड लेने के बाद आप क्या करो, आप उसको ट्रीट कराओ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ ट्रीट कराओ। जैसे ही आप ट्रीट कराओगे तो कुछ चीज़ें होंगी और एक बीच में आइसोसाइनाइड, पहले आपका नाइट्रीन टाइप इंटरमीडिएट मतलब एग्जैक्टली जनरेट नहीं होता है, फिर आपके पास नाइट्रीन के बाद आइसोसाइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड बनने के बाद आपके पास बन जाता है एक प्राइमरी अमीन बन जाता है। इस रिएक्शन की अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म अगर एक्सप्लेन करूँ, चलो मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी मैकेनिज्म। कि अगर मैंने ले लिया एक, मैंने यहाँ से अमाइड ले लिया, मान लीजिए अमाइड जैसे ही मैं लूँगा, मैंने Br2 NaOH से ट्रीट करवाया, NaOH क्या करेगा, इसके से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। जैसे ही Br2 को ये देखेगा तो Br2 इसको कैसा दिखेगा, Br की फॉर्म में दिखेगा, तो ये इसको अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CO और NBr बन जाएगा आपके पास, और यहाँ पे H लग जाएगा। ठीक है, अब ये वाली पोजीशन के ऊपर जब मैं NaOH फिर से अटैक करवाऊंगा तो आपके पास क्या होगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव चार्ज और Br लगा हुआ है इसके ऊपर। अब Br भी एक लिविंग ग्रुप है, तो Br जब निकलेगा यहाँ से, मान लीजिए निकल जाता है, तो यहाँ पे नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, तो आपके पास नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा, नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा। अब नाइट्रीन क्या है, नाइट्रीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है, जैसे कार्बीन करता है आन डाइस्टर वुल्फ रीअरेंजमेंट वगैरह में। तो जैसे ही नाइट्रीन इसके ऊपर रीअरेंज करेगा तो आपके पास बन जाएगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे, पानी डालोगे, H2O डालोगे या फिर NaOH भी डाल लो, आपके पास जो भी डालो, बेसिकली OH का सोर्स डालना है आपने। जैसे ही इसके अंदर डालोगे, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा। जैसे ही वो उधर जाएगा तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और इधर बना देगा, इधर कुछ बना देगा, और आपके पास जो फाइनल अब जनरेट होगा आपके पास, वो कुछ ऐसा जनरेट होगा जहाँ पे ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी इसमें CH3NH C डबल बॉन्ड O OH। ये आपके पास जो एसिड जनरेट हुआ है बेसिकली इसको बोलते हैं कार्बोमिक एसिड बोलते हैं। और जो कार्बोमिक एसिड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, तो थोड़ी सी हीट के बाद ये रिलीज कर देते हैं CO2 को और यहाँ से बना देंगे CH3NH2। तो आप अमाइड को एक प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग हॉफमैन ब्रोमोवाइड रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद NH3 गिव्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एन अल्कली विच इवॉल्व्स अमोनिया। तो इस वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन के ना दो आंसर हो सकते हैं, मेरे को अभी दिख रहा है जैसे। तो आंसर कैसे दो होंगे कि उन्होंने बोला एक कंपाउंड है इनमें से कोई जो अमोनिया के साथ एक कंपाउंड देता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड देता है, जब उसको हीट करते हैं तो मेरी अमोनिया फिर से रिलीज हो जाती है। Which of the compounds of reaction with ammonia gives an organic compound which on heating with an alkali evolves ammonia। इन्होंने ऐसा मतलब ये अलग ही दे दिया, अमोनिया के साथ पहले रिएक्ट करा फिर अमोनिया इवॉल्व कराया। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इसके साथ कैसे रिएक्शन होगी तो पहले वाले केस में क्या होगा कि आपके पास क्या है, एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा है। इसको अगर मैंने अमोनिया के साथ ट्रीट करवाया तो बेसिकली Cl को रिप्लेस करके अमोनिया वहाँ पे आ जाएगा, NH2 की फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। फिर जब इसको एल्कली के साथ, एल्कली मतलब NaOH के साथ अगर आप हीट करते हो बेसिकली तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं होगी। यहाँ पे बेसिकली इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि C और N का बॉन्ड कभी क्लीव नहीं हो सकता। नाइट्रोजन इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, NH2 इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। उसके बाद अगर मैं करूँ ये वाले के ऊपर है तो आपके पास फिनॉक्साइड है, फिनॉल है आपके पास। अगर आप इसको एल्कली के साथ ट्रीट करवाते हो तो आपके पास फिनॉक्साइड जनरेट हो जाएगा, और ये जो फिनॉक्साइड जनरेट हुआ है दिस हैज़ नथिंग टू डू कि अमोनिया को इवॉल्व नहीं कर रहा है आपकी, क्योंकि यहाँ पे एज सच तो पहली बात रिएक्शन नहीं होगी NH3 के साथ। अच्छा पहले फिनॉल के साथ तो अमोनिया की रिएक्शन भी तो करवानी है आपको। NH3 एक बेस है, NH3 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो एज सच ये भी प्रोटॉन को ये स्टार्ट करेगा, आपका फिनॉक्साइड बना देगा और कुछ तो नहीं करेगा। उसके बाद अगर मैं दोनों ऑप्शंस की बात करूँ तो दोनों ऑप्शंस में से आंसर कोई वाला भी हो सकता है। इन्होंने बेसिकली क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है, दोनों साइड पे एक एस्टर दे रखा है, दोनों साइड पे एस्टर ही बन सकता है। और आपके पास जब बनेगा तो आपके पास अगर मैं पहला वाला ऑप्शन देखूँ तो सी वाला ऑप्शन देखूँ, डी वाले में बिल्कुल सिमिलर होगा। आपके पास C डबल बॉन्ड हो OCH3 है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं अमोनिया डालता हूँ, अमोनिया डालने से क्या होगा, थोड़ी सी विगरस कंडीशंस में ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा, ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा,
आपके पास बन जाएगा एक CONH2। उसके बाद अगर मैं OH नेगेटिव से यानी कि एल्कली से इसको ट्रीट करवाता हूँ तो ये रिएक्शन दोबारा प्रोसीड हो सकती है, और ये जब प्रोसीड होगी तो ये कन्वर्जन किस में हो जाएगा, इसका कन्वर्जन हो जाएगा एक एसिड में और एक अमोनिया में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो अमोनिया फिर से रिलीज हो जाएगी, वो C में भी हो सकती है, वो D में भी हो सकती है। सिमिलर होगी आपके पास रिएक्शन C में भी और D में भी, क्योंकि इसको OCO को आप ऐसा किसी और वे में सोच नहीं सकते हो, OCO को भी किसी और वे में सोच नहीं सकते हो। ये भी एक एस्टेरिक वे ही होगा आपका सोचने का, एस्टेरिक वे में ही सोच सकते हो, इसको और भी वे में सोच नहीं सकते हो। तो आपके पास अभी हम आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए उसके अंदर की फोर्सेस को चेक करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आयनिक फोर्सेज होती हैं उसके आपके बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं। फिर H बॉन्डिंग जिसके अंदर होती है उसके अंदर देखने को मिलता है बॉइलिंग पॉइंट हाई। फिर आपके पास डाइपोल इंटरैक्शन होती है जिसके अंदर उसके अंदर की काफ़ी हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और फिर आपके पास वॉन डेर वाल्स फोर्सेज बचती है जो सबसे वीकेस्ट होती हैं, और इनके अंदर भी मतलब कि इतने अच्छे बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, लेकिन फिर भी अब फोर्सेज हैं तो थोड़े बहुत बॉइलिंग पॉइंट तो होंगे इनके, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो होंगे। अब जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं ये बेसिकली आपकी सरफेस एरिया से इंक्रीज होती हैं वगैरह वगैरह, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका। अब मैं बात करूँ यहाँ पे आपके कौन कौन से ग्रुप दे रखे हैं, एल्केन की चेन दे रखी है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है और आपके ईथर दे रखा है। इन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ही है जो H बॉन्डिंग शो करता है, तो जो इस स्टेज पे पहुंच जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। आपके पास ये डाइमर फॉर्मेशन कर देता है, डाइमर फॉर्म करता है। ये क्या करता है, डाइमर फॉर्मेशन करता है। और डाइमर फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, डाइमर फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलता है आपको। तो आप क्या कहते हो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उन्होंने बोला द टिपिकल रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इज व्हाट। एक एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करता है। अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूँ तो वो दिखने में कैसा होता है, CH3 और आपके पास Cl एल्काइल हैलाइड बना दिया। अगर मैं कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आऊँगा तो क्या होगा, बेसिकली ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके Cl को बाहर निकाल सकता है एज सच। और Cl किस फॉर्म में निकलेगा, Cl नेगेटिव में निकलेगा। Nu किस में आया था, Nu नेगेटिव में आया था। तो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज जगह पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक है तो अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है जो मेरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा शो करती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं आपकी। अब उन्होंने आपको बोला कि द गैस विच इज़ लिबरेटेड फ्रॉम इथेनॉल था आपके पास CH3 CH2 OH। जब आपका इथेनॉल रिएक्ट किया H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, तो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब आपका अल्कोहल्स के अंदर डिहाइड्रेशन कर देता है। किया तो आपके पास एक गैस लिबरेट हुई, उसकी हमने रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई तो क्या बनेगा। तो बेसिकली अगर मैं H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ तो आपके पास H+ निकलेगा। O के लोन पर H+ को पकड़ेंगे तो आपके पास क्या बना देंगे, वाटर, और वाटर बनाने के बाद एंड में वाटर क्लीव हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। अब कार्बोकेटायन ज़्यादा देर स्टे कर नहीं सकता है तो आपके पास H जो आएगा ऐसे एज सच इसके पास निकल के जाएगा, और आपके पास क्या होगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि जैसे आपके H2SO4 वगैरह वाले एजेंट्स होते हैं वो डिहाइड्रेट कर देते हैं और आपका अल्कोहल को एल्कीन में बदल देते हैं। अब जब मैं इसको Br2 से रिएक्ट करवाऊंगा तो Br2 से रिएक्शन के बाद आपके पास क्या होगा, इन प्रेजेंस अगर मान लो CCl4 करवा दूँ तो आपके पास क्या होगा, पहले CH3 CH2 और CH2 के ऊपर एक ब्रोमीन ट्रैप हो जाएगा ऐसे करके, इसको कहेंगे ब्रोमोनियम आयन। और फिर Br नेगेटिव पीछे से आएगा जो इसमें से निकल के आएगा, वो आपका ऐसा अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आपके ब्रोमीन ऐसा होता है Br की फॉर्म में, पहले एल्कीन इसको अटैक करेगा पार्शली पॉजिटिव को, और ये पार्शली नेगेटिव वाला बाहर निकल जाएगा। फिर नेगेटिव वाला आके अटैक करेगा आपके ब्रोमोनियम आयन के ऊपर और बना देगा CH2 और एक जगह Br और दूसरी जगह भी Br बना देगा। बेसिकली ये जो जनरेट हुआ है ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ये रहा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ये वाला कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, दे रखा है इस वाले ऑप्शन के अंदर CHBr2 और CHBr2 इस वाले ऑप्शन के अंदर दे रखा है। नहीं ये तो गलत दे रखा है, Br2 दे रखा है, CH2Br ये वाला C ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उन्होंने बोला SN2 रिएक्शंस नॉर्मली प्रोसीड वाया, जो आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की होती है उसके अंदर दो टाइप की मैकेनिज्म्स होती हैं, एक SN1 एक SN2।
SN1 जाती है आपकी नॉर्मली कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से, और SN2 एक वन स्टेप मैकेनिज्म होती है, आपको पता होगा। SN2 जो होती है बेसिकली वो क्या होता है कि आपके पास एक CH3Br है और आपके पास न्यूक्लियोफाइल आया, उसने बैक साइड से अटैक किया, Br बाहर निकल गया और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसके अंदर फिर आपके पास जो ज्वाइन हो जाएगा वो CH3Nu बन जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Nu बन जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये चीज़ जो बनी है मेरे पास, CH3Nu जो बना है ये हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है हमेशा। फॉर एग्जांपल मेरा मान लीजिए CBr आगे पड़ा है और मेरा मान लीजिए कि ये H पीछे पड़ा है और ये दोनों चीज़ें मेरी प्लस प्लेन में पड़ी हैं, H और H ये भी प्लेन में पड़ी हैं। तो मेरा जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल ना मेरा बैक साइड से आएगा सच, और ये Br आगे निकल जाएगा, तो H आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ लग जाएगा और आपके पास जो बनेगी चीज़ वो ये बन जाएगी CNU, और आपके पास ये H आगे आ जाएगा, ये H और आपके H तो सेम जगह पे रहेंगे, तो बेसिकली ये जनरेट हो जाएगा। तो बैक साइड अटैक से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। इन्होंने बोला विच ऑफ द सॉल्वेंट्स इज क्लासिफाइड एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपके पास दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, पहले तो पोलर नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर, पोलर कौन से अभी बताते हैं, नॉन पोलर कौन से जिसके अंदर कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है, जैसे बेंजीन, टॉलुइन और आपका CCl4, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो एक जगह पे, दूसरी जगह कम लगा हो, तो आपके डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी। ये भी दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, पोलर प्रोटिक में और पोलर अप्रोटिक में। जो प्रोटिक वाले होते हैं उनके अंदर H जो होता है, मतलब कि आपकी पूरा कंपाउंड होगा उसके अंदर कहीं H होगा, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा। और जो अप्रोटिक होते हैं उसके अंदर H इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3OH मीथेनॉल, H है आपके पास जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो आपको कहेंगे कि क्या है, मीथेनॉल है। मीथेनॉल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर के अंदर H डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। सिमिलरली एसिड ले लो कोई आप, एसिटिक एसिड, ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वेराज अप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर नहीं होता ऐसा, जैसे एसीटोन ले लो, एसीटोन क्या है आपके पास, एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। DMSO ले लो, DMSO क्या है आपके पास, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। HMP है, THF, ये सारे के सारे आपके पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे जो इन्होंने बोला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, तो आपके इथेनॉल जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि ये नॉन पोलर हो गया, ये पोलर अप्रोटिक हो गया, ये भी पोलर अप्रोटिक हो गया, बेसिकली तो ये भी नॉन पोलर के करीबन ही हो गया। अब इथेनॉल है जो वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, इथेनॉल इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उन्होंने बोला नाइट्रेशन ऑफ इथाइल बेंजीन प्रोड्यूसेस व्हाट, जो इथाइल बेंजीन है वो नाइट्रेशन पे क्या प्रोड्यूस करती है। अगर मैं इथाइल बेंजीन ले लूँ तो इथाइल बेंजीन क्या है, इथाइल बेंजीन दिखने में कैसी होती है, CH2CH3 ऐसी होती है। इसमें जो ये वाला ग्रुप लगा है ये क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, एक R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है नेचर के अंदर, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काफ़ी अच्छा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। तो अगर मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा यानी कि NO2 पॉजिटिव के साथ ट्रीटमेंट करवाऊंगा, तो वो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, ऑर्थो या पैरा में आ सकता है। तो आपके पास ये क्या बनेगा, बेसिकली आपके पास बन सकती हैं दो चीज़ें, आपके पास दो चीज़ें बन सकती हैं। एक तो बन सकता है CH2CH3 और आपके पास NO2, और दूसरा आपके पास बन सकता है, दूसरा आपके पास क्या बन सकता है, दूसरा आपके पास बन सकता है CH2CH3 और आपके पास NO2। इन केस के अगर मैं नाम दूँ तो ये हो जाएगा आपका इथाइल ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और आपका इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजीन। तो आपके पास इधर ऑप्शन कौन सा दे रखा है, इथाइल ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइट, बेंजोइट तो नहीं बनेगा, बेंजोइट इज अ एस्टर। अगर इथाइल मेटा नाइट्रोबेंजोइट नहीं बनेगा, इथाइल ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइट नहीं बनेगा, तो आपके बी ऑप्शन बन जाएगा इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजीन है दिया हुआ है, जो बेंजोइट नहीं बनेगा, बेंजोइट इज एन एस्टर, एस्टर नहीं है ये। तो उन्होंने बोला ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विद हॉट एसिडिफाइड KMnO4। जब आपके पास एल्कीन होती है, जब आपके पास एल्कीन होती है एज सच मान लो, और वो डाई सब्स्टिट्यूट है, R लगा यहाँ पे R डैश लगाया, जब इसको हॉट KMnO4 से ट्रीटमेंट कराओगे तो ये पूरा का पूरा क्लीव हो जाएगा, और क्लीव होने के बाद अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है R है तो वो कीटोन बना देगा। मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से इसको एक ही साइड सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से मैंने H लगा दिया,
और अगर वन साइड सब्स्टिट्यूशन है तो वो क्या बना देगा, वो उसका एसिड बना देगा, वो उसका एसिड बना देगा। इस बात को ध्यान रखना, सिंगल सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ों का वो एसिड बना देगा, डाई सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ों का वो कीटोन बना देगा, हॉट KMnO4 ऐसा काम करेगा। जब ऐसा काम होगा तो मैं ऊपर साइक्लोहेक्सीन का एग्जांपल चेक करता हूँ। साइक्लोहेक्सीन दिखने में कैसा होता है, साइक्लोहेक्सीन दिखने में होता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मोनो सब्स्टिट्यूशन है। और अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो जब इसको ब्रेक करोगे आप, तो ये क्या बना देगा, ये दोनों जगह एसिड बना देगा, ये दोनों जगह एसिड बना देगा आपका। तो बेसिकली आपके पास जो जनरेट होगा वो डाई एसिड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह मोनो सब्स्टिट्यूशन थी, डाई एसिड जनरेट हो जाएगा बेसिकली। उन्होंने बोला था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। टॉलुइन है आपके पास, क्या है, टॉलुइन है। टॉलुइन को जब आपने रिएक्ट करवाया Br2H के साथ ट्रीट कराया, तो मैंने आपको बताया है ये हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स जो होती है बेसिकली कैसे प्रोसीड करती है, वाया रेडिकल फॉर्मेशन। इनिशिएशन स्टेप में होमोलिसिस होता है, फिर प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर जाके मेरा रेडिकल जनरेट होता है जहाँ पे Br जाके लग जाता है। तो यहाँ पे एक ही स्टेबल जगह जहाँ पे रेडिकल जनरेट हो सकता है वो है CH3 के ऊपर। तो आपके पास जो रेडिकल जनरेट होगा सबसे पहले वो ऐसा कुछ होगा जहाँ पे CH2 रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, और CH2 रेडिकल फॉर्म होने के बाद Br यहाँ पे लग जाएगा, तो आपके क्या बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा आपके पास। क्या इसका नाम, क्या बेंजाइल ब्रोमाइड है इसका नाम, कि आपके बेंजीन के साथ वाली पोजीशन पे जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन होती है उसको बेंजाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड आ गया। ना ही इधर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है किसी हालत में, आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर रेडिकल फॉर्म नहीं हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन CH3 MgBr रिएक्ट्स विद HCOH। CH3 MgBr को जब आप रिएक्ट करवाओगे किससे, HCOH से, HC⋅OH, तो ये क्या है, एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये एसिडिक पार्ट है। और मैंने आपको बताया ग्रिग्नार्ड जो होता है जब भी एसिडिक पार्ट को देखता है तो पगला जाता है, और पगलाने के बाद क्या करता है, इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है, और जैसे ही डायरेक्टली अटैक करेगा तो ये CH4 बन जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, और आपके पास HCOO नेगेटिव MgBr बन जाएगा। ये कहीं आपको दे नहीं रखा है, तो आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन आ गया, CH4 आपके पास बन जाएगा यहाँ पे, CH4 आपके पास बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला, दी कंपाउंड्स 1 and 2 शोन बिलो आर डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। आपने दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, एनांशियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, डाइस्टेरियोमर्स, आइडेंटिकल, क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास होना चाहिए रूल टू डिफाइन वेदर इट इज़ आपका कौन सा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, सबसे पहला रूल होना चाहिए उन दोनों को ध्यान से देख के उनके बीच में कोई एक्सिस इमेजिन करना। यहाँ पे मैं देखूँ C2H5 नीचे लगा है, यहाँ पे ऊपर लगा है, यहाँ पे CH3 नीचे लगा है, यहाँ पे CH3 नीचे, यहाँ ऊपर लगा है, यहाँ पे नीचे लगा है, यहाँ पे Cl पीछे की साइड है, यहाँ Cl आगे की साइड है, और यहाँ पे H पीछे की साइड है, यहाँ पे H आगे की साइड पीछे की साइड है। आप इस लेफ्ट में H आगे है, राइट में H पीछे है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ और इसको ऐसा यहाँ से एक इमेजिन करूँ एक्सिस जा रही है ऐसा कि Cl और H ऐसे ऐसे पड़े हैं, उनके बीच में से एक्सिस जा रही है, तो काटते हुए आपके C2H5 और CH3 आपके ऐसे पड़े, उनके बीच में से एक्सिस जा रही है, Cl और H आप कैसे पड़े, उनके बीच में से ऐसे एक्सिस जा रही है, और फिर आप उसको 180 डिग्री घुमा रहे हो, ऐसे 180 डिग्री घुमा रहे हो। जैसे ही आप इसको 180 डिग्री घुमाओगे, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा कि Cl पीछे की साइड चला जाएगा, H आगे की साइड आ जाएगा, CH3 ऊपर चला जाएगा, C2H5 नीचे आ जाएगा। जो आपके बनेगा, आपके कुछ ऐसा बन जाएगा कि H इधर आ गया, Cl यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, C2H5 यहाँ आ गया। तो बेसिकली यही इससे बना। और अगर मैं इस वाले पार्ट को और इधर वाले फर्स्ट और सेकंड वाले को देखूंगा, सेकंड आफ्टर रोटेशन को, तो ये दोनों के दोनों सेम ही है। 10 ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही है, ना इनके बीच में कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप था, ना इनके बीच में कोई डायस्टेरियोमर रिलेशनशिप था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म रिलेशनशिप था। ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल थे आपस में। सबसे पहले उनकी एक्सिस चेक करोगे, क्या वो एक्सिस से कोई रोटेट कर सकते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के जैसे दिख सकते हैं क्या। एनांशियोमर्स तो आपस में एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते, वो आप एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखते हैं। डायस्टेरियोमर्स तो मिरर इमेज भी नहीं होती हैं, आगे से आइडेंटिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। एंड दस ये आंसर हो गया आपका। आगे बस ये ख़त्म होता है, तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।